प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात मैडम। आज हम एक दिलचस्प गेम खेलेंगे। मैं इशारों में तुम्हें एक चीज के बारे में बताने की कोशिश करूंगी और तुम्हें सही सही पहचानना है कि मैं किस वस्तु की बात कर रही हूँ। ठीक है? जी मैडम। किताब। सही। चिड़िया। बिल्कुल सही। अब ये बताओ। बैल। वाह वाह, मेरी क्लास के बच्चे खूब समझदार हैं। बच्चों, इशारों में बात करना शब्दों में बात करने से थोड़ा मुश्किल है। आज हमने जो खेल खेला उससे हमने जानने की कोशिश करी कि शब्दों के बिना बातचीत कैसे करी जाती है। ये मुश्किल जरूर है पर असंभव नहीं। क्या तुमने साइन लैंग्वेज के बारे में सुना है? जी मैडम, मेरी दूर की बहन रानी, वह बोल सुन नहीं सकती। जब भी हम उससे मिलने जाते हैं तो इशारों में बात करनी पड़ती है। ये काफी मुश्किल होता है, पर उसके पूरे परिवार को यह भाषा आती है। रानी हमारी बात हमारे होंठ पढ़कर समझने की कोशिश करती है। रानी के बारे में बताने के लिए शुक्रिया विजय। और तुमने सही कहा, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो बोल सुन नहीं सकते। वे भी तुम सबकी तरह स्कूल जाते हैं और इशारों में बात करने वाली भाषा सीखते हैं। चेहरे के भाव और हस्त मुद्राओं से अपनी मन की बातें और भावनाएं औरों तक पहुंचाते हैं। एक जगह और है जहां मुद्राएं और भाव प्रयोग में लाए जाते हैं, नृत्य कला। बच्चों, अगर कभी तुमने कथक या भरतनाट्यम जैसे पारंपरिक नृत्यों की प्रस्तुति देखी है तो तुमने गौर किया होगा कि नर्तक अलग अलग मुद्राएं बना के पौराणिक कथाओं को दर्शाते हैं। अब कुछ मुद्राओं के चित्र देखो। यह मुद्रा दर्शाती है मोर, यह दर्शाती है चिड़िया और यह है चूहा। एक और पारंपरिक नृत्य के बारे में सोचते हैं, कथकली। क्या तुम सब इस नृत्य के बारे में जानते हो? जी मैडम, ये नृत्य केरल के सबसे प्रचलित शास्त्रीय कलाओं में गिना जाता है। हाँ श्रेया, सही कहा। इस नृत्य की सबसे अद्भुत बात है इसका अभिनय, यानी कि चेहरे के भावों से कहानी बता पाना। इन कथकली नर्तकों के चित्र देखो, है ना अद्भुत? इनके भावों में क्या दिख रहा है? गुस्सा। अब मुझे बताओ, अगर मैं कहूँ मेरी गुड़िया खो गई है तो तुम्हें अजीब लगेगा ना? चेहरे हमारे मन का आईना होते हैं। एक छोटा बच्चा जो कि कुछ बोल भी नहीं पाता, अपने चेहरे या हाथों से कितनी सारी बातें कर लेता है। अब मैं तुम्हें कुछ लोगों के बारे में बताऊंगी। तुम बताना कि उनके चेहरे का भाव कैसा होना चाहिए। पूजा को आज एक नई फ्रॉक तोहफे में मिली है। उसके चेहरे का भाव कैसा होगा? नीता के बाबूजी को पता चला कि नीता ने होमवर्क नहीं किया है। नीता के बाबूजी के चेहरे पर कौन सा भाव आएगा? विनय की नई साइकिल का टायर पंक्चर हो गया। विनय अपने चेहरे के भाव से क्या व्यक्त करेगा? शाबाश बच्चों,
एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने के बहुत से तरीके होते हैं। पता है, कुछ किताबों में शब्द नहीं, केवल चित्र होते हैं। इन चित्रों को देखकर कहानी बनाई जा सकती है। चलो साथ कोशिश करते हैं। मैं कुछ चित्र तुम्हारे सामने रखती हूँ, तुम बताना उनमें क्या हो रहा है। इस चित्र में एक कौवा है। कौवा प्यासा है। कौवे को एक मटका दिखता है, वो खुश हो जाता है। पर मटके में तो बहुत कम पानी है। कौवा छोटे छोटे कंकर लाकर पानी में डाल देता है। पानी ऊपर आ जाता है। प्यासा कौवा जी भर के पानी पीता है। बहुत अच्छा बच्चों, मुझे उम्मीद है आज की क्लास में तुम्हें मजा आया होगा। आज हमने जाना कि शब्दों के बिना भी बात करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हमने इशारों में बात करी और महसूस किया कि जो लोग बोल सुन नहीं सकते वे कैसे बातें करते होंगे। हमने जाना कि विभिन्न नृत्य कलाओं में मुद्राओं के प्रयोग से कैसे कहानियां बताई जाती हैं। फिर हमने समझा चेहरे के भावों का महत्व और अंत में चित्र देखकर एक कहानी बनाई। अलविदा बच्चों, अगली क्लास में मिलेंगे। अरे रोहन, वो देखो, वहाँ गौरैया दाना चुग रही है। हाँ लता, ये बागीचा तो चिड़ियों की चहचहाट से गूंज रहा है। वो देखो, उस पेड़ पर 2 तोते बैठे हैं, चटक हरे रंग और लाल चोंच वाले। चलो और पक्षियों को बाग में ढूंढते हैं। सर पर ताज लिए वो देखो, एक मोर जा रहा है। पता है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। हाँ, क्लास में मैडम ने बताया था। उस पेड़ के तने में एक छेद है, वहाँ देखो, उल्लू सो रहा है। हाँ रोहन, वो देखो, एक सुंदर सी चिड़िया पेड़ के तने पर चोंच मार रही है। क्या तुम्हें इसका नाम पता है? नहीं, मुझे तो नहीं पता। मुझे पता है। प्रकृति की परी। हाँ बच्चों, इस चिड़िया का नाम है कठफोड़वा, जिसे अंग्रेजी में वुडपेकर भी कहा जाता है। परी, आप हमें इन चिड़ियों के बारे में और बताओ ना। ठीक है, पहले कुछ पक्षियों के नाम बताओ जिन्हें तुम अपने आसपास देखते हो। कौवा, कबूतर, गौरैया, तोता, चील, मोर, गिद्ध। बहुत बढ़िया बच्चों, पक्षी बहुत तरह के होते हैं। कुछ पक्षी जैसे चील बहुत ऊंची उड़ान भरते हैं, कुछ जैसे मोर थोड़ी ही ऊंचाई तक उड़ पाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग, वो तो उड़ ही नहीं पाता। ऐसे ही बर्फ में रहने वाली पेंगुइन भी उड़ नहीं पाती। परी देखो, वो तोते का जोड़ा पेड़ से उड़ गया। उनके पंख कितने सुंदर हैं। हाँ, पक्षियों के पंख उनको कितना सुंदर बनाते हैं। पंख अलग अलग रंगों के होते हैं और यही पंख पक्षियों की उड़ने में सहायता करते हैं। यह उनको गर्म रखने में भी मदद करते हैं। समय समय पर पक्षियों के पंख झड़ जाते हैं और फिर नए आ जाते हैं। अगर तुम्हें कभी कुछ पंख गिरे हुए दिखें, तो उनको उठा के अपनी कॉपी में चिपका लेना और अंदाजा लगाने की कोशिश करना कि ये किस पक्षी के पंख हैं। परी, पक्षियों की चोंच के आकार भी अलग अलग होते हैं, ऐसा क्यों? बिल्कुल सही कहा रोहन। पक्षियों की चोंच की बनावट उनके खानपान के अनुसार होती है। गौरैया की चोंच छोटी और नुकीली होती है, जिससे वह अनाज के दाने आसानी से चुग पाए। बाज और चील जैसे मांसाहारी पक्षियों की चोंच मुड़ी हुई होती है, जिससे शिकार पकड़ने तथा खाने में आसानी हो। बगुले की चोंच लंबी होती है, जो पानी के अंदर से मछली पकड़ने में सहायक होती है। अरे वाह, ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं। हर पक्षी की आवाज भी अलग होती है। टिटहरी टीं टीं करती है, कौवा काऊ काऊ करता है,
कुछ पक्षी गाते हैं, कुछ की आवाज सीटी जैसी सुनाई देती है। अच्छा बताओ, कबूतर कैसी आवाज निकालता है? गुटरगू, हा हा हा। बिल्कुल सही। और तोता तो ऐसा पक्षी है जो इंसानों जैसी आवाज निकाल लेता है, इसलिए कुछ लोग तोते को घर में भी पालते हैं। हाँ, मेरी दादी के पास एक तोता था। उसका नाम मिट्ठू था और वो दादी की बातें दोहराता था। वह उसे पिंजरे में नहीं रखती थी। उनका मानना था कि खुले आसमान में उड़ने वाले पंछियों को पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए। शाबाश लता, ये कितनी अच्छी बात बताई तुमने। पक्षियों के बारे में और भी बहुत सारी दिलचस्प बातें हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। अच्छा, अब मुझे जल्दी से बताओ कि आज हमने क्या क्या सीखा। हमने जाना कि पक्षी कितनी तरह के होते हैं। कुछ ऊंचा उड़ते हैं, कुछ कम उड़ते हैं और कुछ बिल्कुल नहीं उड़ पाते। पक्षियों की उड़ने में सहायता उनके पंख करते हैं। हमने ये भी जाना कि हर पक्षी की चोंच अलग होती है, जो उनके खान पान के अनुकूल होती है। बहुत बढ़िया बच्चों, चलो टाटा, दोबारा मिलने आना कुछ और पक्षियों के बारे में जानने के लिए। अमृता की कहानी। प्रस्तावना। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पेड़ हमारे पर्यावरण के लिए कितने जरूरी है और अमृता ने अपने गांव के पेड़ों को कैसे बचाया। जिया आज घर पर अकेली है क्योंकि जिया की मम्मी अभी तक ऑफिस से नहीं आई है। जिया चुपचाप अपने टेबल पर बैठकर होमवर्क कर रही है और बोबो भी उसके साथ है। तभी जिया को कुछ चिड़ियों की आवाज सुनाई देती है। वो उठ के खिड़की से बाहर देखती है। अरे बोबो, देखो उस पेड़ पर कितने सारे पक्षी हैं और वो कितने सुंदर हैं। बोबो, मुझे तो वो पेड़ बहुत पसंद है। क्या वो तुम्हें भी पसंद है? तभी जिया के घर की घंटी बजती है। बोबो, हाँ लगता है मम्मी आ गई। अरे मम्मी, आज आपको आने में इतनी देर कैसे हो गई? जिया, आज मैं ऑफिस के बाद वृक्षारोपण करने गई थी, इसीलिए मुझे आने में देर हो गई। वृक्षारोपण? पर क्यों? जिया, आज पर्यावरण दिवस है और इसीलिए हम सब ने आज पेड़ लगाकर पर्यावरण को बचाने का संकल्प किया है। मम्मी, पेड़ हमारे लिए किस प्रकार जरूरी हैं? ये पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें धूप से बचाते हैं, जानवरों को घर देते हैं। इनके और भी अनेक फायदे हैं। लेकिन मम्मी, जंगल में तो पहले से ही इतने सारे पेड़ होते हैं, तो फिर हमारे कुछ पेड़ काटने से पर्यावरण को कैसे नुकसान हो सकता है? तुम्हें क्या लगता है, क्या कुछ पेड़ काटने से हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान होता होगा? नहीं जिया, अब तो पहले से पेड़ काफी कम हो गए हैं, इसीलिए हमारे पर्यावरण के लिए हर एक पेड़ बहुत जरूरी है। जिया, तुम्हें खिड़की के बाहर वो पेड़ कैसा लगता है? मम्मी, मुझे तो वो पेड़ बहुत पसंद है। उस पेड़ पर कितने सारे पक्षी होते हैं। मान लो जिया, अगर उस पेड़ को कोई काट दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? मम्मी, मुझे तो बहुत बुरा लगेगा, मगर इतने सुंदर पेड़ को कोई क्यों काटना चाहेगा? अच्छा जिया, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी? कैसी कहानी मम्मी? जिया, ये है अमृता की कहानी। ये एक सच्ची कहानी है। आज से करीब 300 साल पहले राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ली गांव में एक अमृता नाम की लड़की रहती थी। मम्मी, ये खेजड़ली कैसा नाम है?
क्या जिया की तरह तुम्हें भी ये नाम अजीब लगा? तुम सोच सकते हो गांव का नाम खेजड़ली क्यों पड़ा होगा? जिया, इस गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे, जिसकी वजह से ही उस गांव का नाम खेजड़ली पड़ा था। इस गांव के लोग पेड़ों का अच्छी तरह से ध्यान रखते थे। गांव के सभी जानवर जैसे बंदर, हिरन, मोर सभी गांव में बिना डरे घूमते थे। हाँ, मम्मी, क्या गांव के लोग जानवरों को बिल्कुल नहीं मारते थे? बिल्कुल नहीं जिया। गांव के बुजुर्ग ये मानते थे कि अगर पेड़ है तो हम हैं। पेड़ और जानवर तो हमारे बिना रह सकते हैं, पर हम उनके बिना नहीं। अमृता भी पेड़ों का खूब ख्याल रखती थी। वो रोज एक पेड़ को चुनती और उससे कहती कि वो बहुत सुंदर और ताकतवर है, जो सबका ध्यान रखता है, और वो उस पेड़ से बहुत प्यार करती है। अमृता की तरह गांव के दूसरे बच्चे भी पेड़ों से बहुत प्यार करते थे। कुछ सालों बाद अमृता बड़ी हो गई। एक दिन उसने देखा कि कुछ अजनबी लोग कुल्हाड़ी लेकर गांव में घूम रहे थे। कुल्हाड़ी लेकर? मम्मी, वो लोग कौन थे? जिया, वो लोग राजा के आदमी थे। वो राजा के महल के लिए लकड़ियां काट कर ले जाने वाले थे। अमृता को जैसे ही ये पता चला तो वो उस पेड़ से लिपट गई जिसे वो लोग काटने वाले थे। अमृता के ऐसा करने पर भी वो लोग नहीं रुके। उन्होंने कुल्हाड़ी से वार किया। कुल्हाड़ी के एक वार से ही अमृता घायल होकर गिर गई, पर फिर भी अमृता ने पेड़ को नहीं छोड़ा। ये देखकर गांव के बाकी लोग भी पेड़ों से लिपट गए और अमृता की तरह ही गांव के करीब 300 लोगों ने पेड़ों के लिए अपनी जान दे दी। हाँ, क्या 300 लोगों ने अपनी जान दे दी? हाँ जिया। हाँ, ये तो बहुत बुरा हुआ। उसके बाद क्या हुआ मम्मी? जिया, जब राजा को इस घटना का पता चला तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लोग पेड़ों के लिए अपनी जान कैसे दे सकते हैं। इसलिए वो उस गांव में खुद आए और लोगों का पेड़ों के लिए प्यार देखकर वो बहुत प्रभावित हुए। राजा ने आदेश दिया कि उस गांव में ना तो कोई पेड़ काटेगा और ना ही शिकार करेगा। क्या तुमने कभी शिकार करने वालों के बारे में सुना है? तुम्हें क्या लगता है वो शिकार क्यों करते होंगे? जिया, आज 300 साल बाद भी लोग इन पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। इन लोगों को विश्नोई कहा जाता है। और जिया, रेगिस्तान में होते हुए भी ये इलाका बिल्कुल हरा भरा है। अब मैं समझी कि पेड़ हमारे पर्यावरण के लिए कितने जरूरी हैं और साधारण लोग किस तरह से पेड़ों की रक्षा कर सकते हैं। मम्मी जिया की ये बात सुनकर बहुत खुश थी। मम्मी, मैं भी आज एक पेड़ लगाना चाहती हूँ, पर मेरे पास तो कोई पेड़ ही नहीं है। अरे जिया, मैं तो बताना भूल ही गई। मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आई हूँ। हाँ, कैसा तोहफा मम्मी? मैं तुम्हारे लिए ये छोटा सा पेड़ लेकर आई हूँ। हाँ मम्मी, ये कितना सुंदर है। मैं इसे ले जाकर हमारे बगीचे में लगा देती हूँ। बहुत अच्छे जिया। आओ बोबो, तुम भी चलकर सीख लो कि पेड़ कैसे लगाते हैं। सारांश, इस वीडियो में हमने देखा कि पेड़ हमारे पर्यावरण के लिए कितने जरूरी है और अमृता ने अपने गांव के पेड़ों को कैसे बचाया। बीज के अंकुरण की कहानी।
बच्चों, पहचाना मुझे? मैं एक छोटा सा बीज हूँ। क्या तुम्हें पता है कि इन बड़े बड़े पेड़ों का मैं ही जन्मदाता हूँ? अरे, तुम्हें विश्वास नहीं होता? ये सच है। अगर मेरा पालन पोषण अच्छे ढंग से किया जाए तो मैं एक बड़े पेड़, अच्छी फसल और सुंदर पौधे के रूप में बढ़ता हूँ। आज इस वीडियो के 2 पात्र रतन और सोनू द्वारा आप मेरे बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। मैं कौन हूँ, मेरा अंकुरण कैसे होता है, अंकुरण के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, इत्यादि। इस वीडियो के उद्देश्य हैं: 1. बीज क्या होता है? 2. बीज का अंकुरण। 3. बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियां। रतन और सोनू दोनों एक छोटे से गांव में रहते हैं। उनके गांव के बीचों बीच एक बहुत सुंदर पेड़ है। उस पेड़ की छांव में सभी को बहुत अच्छा लगता है। गांव के सभी लोग इस पेड़ की बहुत देखभाल करते हैं। सोनू, ओ सोनू, जल्दी बाहर आओ। आ रहा हूँ। उस बड़े पेड़ के पास खेलने चले। हमारे सभी दोस्त वहाँ एकत्रित हो रहे हैं। रतन, मैंने सुना है कि उस पेड़ पर बहुत मीठे फल आए हैं। वह पेड़ इन फलों से लदा है। हाँ, मैंने भी सुना है। तभी तो कह रहा हूँ, जल्दी चलो। मुझे बहुत उत्सुकता हो रही है। रतन, पेड़ पर कितने सुंदर लाल लाल फल लगे हैं। देखने में तो बहुत मीठे लग रहे हैं। हाँ, चलो तोड़कर खाते हैं। पर ये तो बहुत ऊपर लगे हुए हैं। हम तो इन्हें तोड़ ही नहीं सकते। ठहरो, मैं अपने काका को बुलाता हूँ। वो वहाँ खड़े हैं। काका, काका, जल्दी इधर आइए। क्या हुआ बच्चों? काका, हमें ये फल खाने हैं। आप हमें तोड़कर दे दीजिए। जरूर बच्चों, ये लो। धन्यवाद काका। छी, यह क्या आ गया मेरे मुंह में? क्या हुआ सोनू? इस बीज ने पूरे मुंह का स्वाद खराब कर दिया है। अरे फेंको इन बीजों को। इनका फल में क्या काम? अरे अरे बच्चों, क्यों फेंक रहे हो इन बीजों को? इनकी वजह से मुंह का पूरा स्वाद खराब हो गया। तुम्हें पता है, इन्हीं बीजों की वजह से तुम इस पेड़ को देख रहे हो और इसके फल खा रहे हो। अगर बीज ना होते तो ना ही ये पेड़ होता और ना ही ये फल। सच काका? हाँ बेटा। हमें इस बीज के बारे में सब जानना है। आपने हमारी उत्सुकता बढ़ा दी है। जरूर बच्चों, एक काम करो, तुम ये बीज मेरे साथ लेकर मेरे घर चलो। काका, आप ये क्या कर रहे हैं? जो बीज तुम दोनों लाए हो, मैं उन्हें बोने जा रहा हूँ। बोने का मतलब? बोना मतलब मिट्टी में दबाना। यहीं से एक बीज की यात्रा की शुरुआत होती है। लाओ, बीज मुझे दे दो। काका, बीज को हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं? बीज फूल वाले पौधे या अनाज के वो दाने अथवा पेड़ों के फल की वो गुठलियां हैं जिनसे वैसे ही पौधे, अनाज या पेड़ उत्पन्न होते हैं। क्या यही बीज अब पेड़ बन जाएंगे? हाँ बेटा, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसे सभी पोषक तत्व जो उसके विकास के लिए जरूरी हैं,
दिए जाते हैं। ये उसे एक तंदुरुस्त व्यक्ति बनाने में सहायक होते हैं। इसी प्रकार इन बीजों को अंकुरित होने के लिए अगर पर्याप्त मात्रा में हवा, पानी, सूरज की रोशनी और मिट्टी से खनिज पदार्थ मिलते रहें तो ये एक बड़े पेड़, पौधे या फसल के रूप में पनपते हैं। इसका मतलब ये सभी चीजें बीज के लिए पोषक तत्व हैं, जिनकी वजह से इनमें अंकुरण होता है। हाँ बेटा, जब बीज को ये सभी तत्व सही मात्रा में मिलते हैं और इसमें छोटे छोटे छिद्रों द्वारा ये तत्व बीज के अंदर पहुंचते हैं, तब बीज में अंकुरण होता है। हम कैसे जान पाते हैं कि बीज को सभी तत्व पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं और इसमें अंकुरण होने वाला है? बच्चों, आपको क्या लगता है ऐसा क्या होता होगा जिससे आपको पता चल सके कि मुझ में अंकुरण होने वाला है? ये तो बहुत अच्छा सवाल पूछा बच्चों। अंकुरण से पहले बीज की ऊपरी परत पानी सोखने के कारण फटती है, तब बीज अंकुरित होता है। हाँ काका, याद आया, कल माँ ने मुझे पूंछ वाली मूंग दाल खाने को दी थी। बेटा, वो ही दाल का अंकुरण या अंकुरित अनाज हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए हमें इसे नियमित रूप से खाना चाहिए। हम चने इत्यादि भी अंकुरित कर सकते हैं। वाह काका, कितनी रोचक जानकारी दी है आपने। हम भी ये अंकुरण होते देखना चाहते हैं। जरूर, चलो हम सब एक प्रयोग करते हैं। सोनू, रतन, जाओ अपनी अपनी माँ से एक एक कांच की बरनी, ढेर सारी रुई और पानी लेकर आओ। बच्चे मुझ में अंकुरण देखने के लिए बहुत उत्साहित हैं, इसीलिए जल्दी से सामान लेकर आएंगे। काका, हम ले आए सब सामान। मेरे पास सेम और मटर के बीज हैं। अब तुम दोनों रुई को पानी से गीला करके इन बरनियों में डालो। ध्यान रहे, पानी अधिक मात्रा में बरनी में ना रह जाए। बच्चों, आपको क्या लगता है काका ने बच्चों को पानी अधिक मात्रा में डालने से क्यों मना किया? जब बरनी गीली रुई से आधी भर जाए तो इनमें बीज डाल देना। अब क्या करें काका? अब जाकर इन्हें अपने अपने घरों की खिड़की पर रख दो, जहां इन्हें हवा और धूप मिलती रहे। देखना, कुछ ही दिनों में इन बीजों में अंकुरण होने लगेगा और तब तुम इसे एक गमले में मिट्टी में भी लगा सकते हो। काका, हमें अगर ये जानना हो पौधों में कितने दिनों में कितना विकास हुआ तो कैसे जानेंगे? तुम्हें इसका एक सरल उपाय देता हूँ। तुम एक पत्रिका तैयार करना, जिसमें तुम इन पौधों में 10 दिन में कितना विकास हुआ उसे आरेख द्वारा दिखाना। धन्यवाद काका, आपने हमें बीज के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। बच्चों, तुम भी इसी प्रकार से अंकुरण के अलग अलग प्रयोग कर सकते हो और अपनी पत्रिका में इसमें हर दिन होने वाले बदलाव के बारे में भी लिख सकते हो। काका, मेरे मन में एक सवाल है। मैंने देखा है कि एक ही तरह के पेड़ पौधे अलग अलग जगहों पर उगते हैं। ये एक ही जगह पर समूह में क्यों नहीं उगते? और अगर अलग अलग जगह पर उगते हैं तो यह कैसे होता है? इन बीज के पांव होते हैं क्या? बच्चों, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता होगा? इसका जवाब हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे। आज के वीडियो में हमने जो सीखा
उसका संशोधन करें। बीज क्या होता है? अंकुरण क्या होता है? अंकुरण के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? अगले वीडियो में काका सोनू के प्रश्न का उत्तर देते नजर आएंगे। तब तक अंकुरण के बारे में ज्ञान अर्जित करें और सोनू के सवाल का जवाब ढूंढें। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।